यहाँ पर उपस्थित सभी शोधार्थियों को मैं सुदर्शन से बहुत आदर के साथ स्वागत करता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो तो या तो कहीं न कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में या एडेड कॉलेज में, या तो उसकी चाहत रखते हैं। दोनों बात कि कुछ लोग हो गए हैं और कुछ लोग उसकी चाहत रखते हैं। तो वहीं से आज के टॉपिक की शुरुआत होगी। लेकिन उसके टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस डिपार्टमेंट से मेरा बहुत गहरा नाता है। थोड़ा समय आपका समय होगा क्योंकि मेरे लिए आज इस हॉल में लेक्चर देना खुद अपने आप में अचीवमेंट है। मैं इस डिपार्टमेंट का 2011-12 का एमएड का विद्यार्थी रहा हूँ और 2015 से मैं इस डिपार्टमेंट में पीएचडी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पीएचडी रजिस्टर्ड भी रहा हूँ। और जब मैं 2012 में यहाँ एडमिट कर रहा था उसी दौरान मेरा नेट हुआ और जब मैं पीएचडी यहाँ से कर रहा था तो मेरे जो है मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर पर सिलेक्शन हो गया। तो ये मेरे लिए किसी जो है जैसे कहा जाता है कि किसी धाम से भी बढ़कर है, क्योंकि मुझे जो चीज सबको पढ़ने के बाद मिलती है मुझे जो है वो पढ़ते पढ़ते ही। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि मैं क्वालिटेटिव स्टूडेंट रहा हूँ। इसलिए जो है क्वालिटी की आज हम लोग बात करेंगे और जिस स्तर पे आज यहाँ पर आप बैठे हैं उस स्तर पे मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, बस अपने अनुभव को शेयर कर सकता हूँ और आपके भी अनुभव बीच बीच में अगर आएंगे तो बहुत अच्छा जो है हम लोग रिसर्च को समझ पाएंगे। तो आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च एंड रिसर्च। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये न चाहे कि हमारे अंदर जो है क्वालिटी आए। आप कोई भी काम करते हो तो ये सोचते हैं कि हम उसमें सबसे बेहतरीन करें। एक बेहतर होता है और एक बेहतरीन होता है। जब हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ते हैं तो यानी हम क्वालिटी के काफी नजदीक हैं। तो आज इस टॉपिक के जो है द्वारा आज हम लोग जो भी 90 मिनट बात करेंगे, किस किस विषय पर बात करेंगे? व्हाट इज क्वालिटी, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, definition of quality, what is research and quality of good research, who is researcher, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्वालिटीज आगे गुड रिसर्च। आज 90 मिनट हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और जरा इस पर आप लोग 30 सेकेंड के लिए मनन कीजिए। What does the word quality means to you? Think about a product you bought. How can you define its quality? जैसे अभी मैम बड़े फोटो खींच रहे हैं, काम को भी दे दीजिए यार। आपने मोबाइल लिया हुआ है, किस कंपनी का मोबाइल है? वीवो। इधर भी एक मोबाइल चल रहा था सर, यहाँ क्या हुआ? ये मोबाइल चलेंगे क्योंकि ये पीपीटी मिलती नहीं तो इसीलिए नहीं आप समझ नहीं रहे मैं क्या करें। रिसर्चर का ये इक्वालिटी है, पहले थोड़ा समझ लो। मैं उसी पर आ रहा हूँ, ये टॉपिक पे ही मैं हटूंगा। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कोई वीवो का लिया है, कोई रेडमी का लिया है, कोई नोकिया का लिया होगा, कोई क्या है, क्यों लिया? क्वालिटी की शुरुआत होती है तो बजट में आता है। बजट और रिक्वायरमेंट और फंक्शन।
ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट, मोबाइल बन रहा है किसी वो बात नहीं है। मतलब इतनी चीजें जो है एक क्वालिटी के लिए है। तो क्या हम क्वालिटी को एक डिफिनेशन में बांट सकते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि क्वालिटी एक इंडिविजुअल फैक्ट्स है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो आपको अच्छी नहीं लग सकती, कोई ये शर्त नहीं है कि जो मुझे अच्छी लगे वो आपको भी अच्छी लगे। 90 मिनट के बाद कुछ लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को या बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मेरी क्वालिटी पर, आपकी क्वालिटी पर, मेरी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो कहने के लिए तात्पर्य है कि कोई भी सामान खरीदने से पहले जब आप अपने अंदर एक मानक निर्धारित कर लेते हो, जैसे आप सामान खरीदने एक कपड़ा लेना है, हमें मार्केट में आप तो अपने माइंड में एक नॉर्म्स क्रिएट करते हो कि मुझे 700 तक का ही शर्ट लेना है, मुझे रेड कलर का ही लेना है, ये रिक्वायरमेंट है। जब वहां पर आप जाते हो और वैसा ही आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई शर्ट मिल जाता है तो आप कहते हो ये क्वालिटी वाला है। लेकिन जब उसको पहन करके आप दूसरे दिन इस क्लास में आते हो तो बगल में आपका मित्र कहता है क्या है, क्या खरीद रहा है, बकवास टाइप का। तो आपके सारे क्वालिटी जो है इस क्वालिटी में बदल जाता है, क्योंकि जो आपका मित्र है वो क्वालिटी का नाम उसके माइंड में अलग है और आपका नाम अलग है। ठीक है, तो क्वालिटी को लेकर के हम एक दूसरे से काफी भिन्नता रखते हैं। तो क्या ये भिन्नता किसी उद्देश्य को, जो कि मॉस का उद्देश्य है, जो पूरे जनता का उद्देश्य है, क्या उसको हम पूरा कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हम हमारे जो भी चीजें हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स निर्धारित है। उस स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम अधिक से अधिक लोग उसके करीब पहुंचते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये पूरे लोगों के लिए ये क्वालिटी। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? तब आप उसमें से देखेंगे कि अगर 100 लोग हैं तो 80 लोग कहेंगे कि नहीं ये क्वालिटी है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो किसी की शादी में फ्री वाला, तो अगर 10 लोग बोल दिए आइसक्रीम खाएगा नहीं, ये आप खाओ बहुत अच्छा क्वालिटी वाला है, हाँ, उसको खाया उसके बाद बोला कि हाँ बहुत अच्छा क्वालिटी। 10 लोग बोल दिए क्वालिटी वाला है। और बारात मालिक को अगर 10 लोग बोले सर बेटा मजा आ गया, आपके बारात में जो आइसक्रीम था बहुत अच्छा था, तो उसका भी सीना क्या होगा और उसको वो टिप्स देता है आइसक्रीम वाले को कि सभी लोग संतुष्ट हो गए, यही मेरा उद्देश्य था, यानी आपने उस क्वालिटी को। ठीक है, रिसर्च की दुनिया में भी एक रिसर्चर से उसका गाइड और रिसर्च सोसाइटी भी यही उम्मीद करती है कि उसका रिसर्चर जो है हमेशा क्वालिटी को प्रूव करे। मैं सौभाग्यशाली हूं या हमारी सुपरवाइजर डॉक्टर स्वीटी श्रीवास्तव DWT की एसोसिएट प्रोफेसर, अब वो सौभाग्यशाली है कि हम दोनों के रिसर्चर जो है सौभाग्यशाली है कि एक उनका रिसर्च स्कॉलर विज्ञापन 46 में सेलेक्ट हुआ और दूसरा विज्ञापन 47 में सेलेक्ट हुआ। तो अब चाहे मैम कह लें कि हमारे में क्वालिटी है, चाहे मैं कह लूं हमारे में क्वालिटी है, लेकिन ये दोनों के लिए गौरव की बात है कि उसका रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करते करते असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तो हम चाहेंगे कि आप में भी आज के इस डिस्कशन के बाद इतनी क्वालिटी आए कि हम भी अगले विज्ञापन में आपका नाम जो है ढूंढे तो कहीं न कहीं मिल जाए और हमें भी एक गौरव का अनुभूति हो कि मैंने आपके लिए एक दिन क्लास लिया था। आगे तो क्वालिटी को
किसी आधार पे जो है हो जाएगा। तब तक हमें पानी पिला दीजिए। मैंने आपको पानी चलिए, तब तक वो आता है, हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो कुल मिला जुला करके जो क्वालिटी का जो मेन मुद्दा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी एक व्यक्तिगत तथ्य है जो सामने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि उसको हम किस रूप में देखें। ओके, वही चीज, व्हाट इज क्वालिटी? द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। किसी के लिए क्या हो सकता है कि हमारे लिए जो उत्कृष्ट है, अगर किसी प्रोडक्ट में पहला चीज क्या है? द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। कोई ये मानता है कि किसी प्रोडक्ट में अगर वह उत्कृष्ट है, किसी भी क्षेत्र में वो उत्कृष्ट है, तभी हम मानेंगे कि उसमें क्वालिटी। नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो एक डिग्री देते हैं, इसी पे क्या है? राइट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारी चाहत को, हमारे नीड्स को पूरा करते, उसी को हम क्या कहेंगे? इसमें क्वालिटी। ठीक है, जैसे अगर लेक्चर के दौरान मैं बता दूं कि ये प्रश्न ही जो है आपके कोर्स वर्क में पूछा जाएगा, तो ये सर सबसे अच्छा। ठीक, तो आपके रिक्वायरमेंट पे, जैसे आपने कहा कि अभी आपको अगर पीपीटी बनाना है, पीपीटी बनाना है, आपको प्रेजेंटेशन करना है, तो जिस मोबाइल में पीपीटी आसानी से बन जाए वो मोबाइल क्या है? क्वालिटी। आगे क्या है? कस्टमर और यूजर नीड और ठीक है, उसकी आवश्यकता अपेक्षा पर अगर खरा उतरता है तो हम कहेंगे क्या? उसमें क्वालिटी। देखिए, ये अलग अलग चीजें हैं। पहला जरूरी नहीं कि इधर के ग्रुप के लिए सबके लिए समान हो जाए, दूसरे के इधर के ग्रुप के लिए समान है, सबका अलग है। आगे क्या है? फिटनेस फॉर यूज, जो उपयोगी में फर्स्ट क्लास है। ठीक, पहले क्या होता था? पॉकेट रेडियो आता था, अब तो रेडियो तो लोग भूल ही गए हैं, तो मोबाइल में सारा कुछ है। तो पॉकेट में रेडियो रख लेते थे, अपना कहीं पर भी न्यूज सुन लिया, तो वो हमारे लिए सबसे क्वालिटी वाला है। अब क्या है? फिटनेस फॉर पर्पस, वही हमारे नीड्स को, हमारे उद्देश्यों को जो पूरा कर रहा है, उसको हम कहेंगे कि ये क्वालिटी वाला है। जैसे आप अभी जाकर के इसको किताब के माध्यम से खोजने की प्रयास करेंगे कि गुड रिसर्चर सर ने पढ़ाया है, कि किस किताब मिल गया, तो किसी किताब मिल गया तो कहेंगे नहीं ये बेस्ट है। अभी आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाने का तरीका अगर किसी किताब में मिल गया तो वो किताब आपके लिए बेस्ट है। प्रोफेसर अग्रवाल सर के अंडर में मैंने डिसर्टेशन किया है, मेरे सौभाग्य की बात है। तो उनसे हम लोग पूरे सत्र में पूछते रह गए, सर कोई अच्छा किताब बताइए।
लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन जब मैं पढ़ करके यहाँ पर जब आगे गया तो फिर मैं यहाँ पर आया तो पीएचडी करने। मैंने कहा सर आप हम लोगों को पूरे सत्र में एक भी किताब नहीं बताए। तो उन्होंने कहा कि अब तक बताओ कितने किताब पढ़े। मैंने कहा सर 10 किताब तो पढ़ ली। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बता देता तो 10 किताब पढ़ते। तो ये होता है और वास्तव में यही बात है कि अगर हम एक जगह आपको केंद्रित कर देंगे तो बाकी जगह आप नहीं जाओगे। फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट, त्रुटियों से मुक्त। कोई चीज नहीं, जो हम लाए हैं वो सही है। अभी बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे कि रिसर्च के बारे में, रिसर्च के डिफिनेशन के बारे में किसी किताब में कुछ कहा गया, किसी किताब में कुछ कहा गया। तो आप अपने से तुलना कर दो, यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, वो कह रहे हैं ये, वो कह रहे हैं ये। तो एक ऐसे किताब की तलाश, एक ऐसे सुपरवाइजर की तलाश, और सुपरवाइजर को एक ऐसे रिसर्चर की तलाश जो त्रुटियों से क्या मुक्त हो। सबकी चाहत कि कोई त्रुटि, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि एक क्वालिटी। आगे क्या है? डिलाइटिंग कस्टमर। क्या मतलब है इसका? उपभोक्ता की संतुष्टि। अब मार्केट में रिसर्च की किताब लेने गए और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, 5 क्वेश्चन भी सीधे सीधे अगर उसमें से आ गया तो संतुष्ट। और वो किताब क्या है? क्वालिटी वाला। फिर अपने स्टूडेंट को आप बताओगे, वो बोलेगा सर कोई किताब अच्छी बनाई बताइए। जो है यहाँ प्रोफेसर एस.टी. गुप्ता का ले लो, टीटी में पूरा उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है? या डायरेक्ट लेक्चरर में पूरा क्वेश्चन उसी से आता है। यानी उस पर्पज के लिए प्रोफेसर एस.टी. गुप्ता की किताब क्या है? तो क्वालिटी एक इंडिविजुअल चीज है। हम कहें कि आप बहुत अच्छे रिसर्चर बनोगे, आप में वो क्वालिटी दिख रही है, लेकिन जब आप सुपरवाइजर के पास, अलॉटमेंट सुपरवाइजर के पास गए तो पहले दिन में कहां से आ गए? तो तुम्हारे जैसे तो स्टूडेंट मैंने वो कर सकते। ठीक है? तो मेरे नजर में तो आपकी क्वालिटी थी, लेकिन सुपरवाइजर की नजर में आप बेचना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे बेहतर रिसर्चर को डील कर चुके हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अभी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे उनको भी मैनेज किया जाए, क्योंकि गुड रिसर्चर का ये भी तरीका आप नहीं अपनाएंगे तो गुड नहीं हो पाएंगे। तो जीवन में हम रिसर्च करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो यही समझ आएगा। डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, बात वही है। इतने डायमेंशन क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, और ये केवल क्वालिटी का डायमेंशन नहीं है, इसको अपने में भी समाहित करते रहिए, क्योंकि आगे चल करके आपको क्या बनना है? क्वालिटी प्रूव्ड रिसर्च। मतलब कोई ये ना कह सके कि आप में क्वालिटी नहीं है। ठीक है? तो ये सारे डायमेंशन आप में झलकने चाहिए। क्या क्या झलकने चाहिए? परफॉर्मेंस। अगर सुपरवाइजर बोले कि हमको जो है परसों तक एक रिसर्च पेपर चाहिए, मुझे जो है सेमिनार अटेंड करना है, तो आपको परसों तक बना के देना है, तब आप अच्छे रिसर्चर सुपरवाइजर की नजर में हो। नहीं कैसे बन सकता है? क्या चीज? कैसे? जैसे कहा कि परसों चाहिए, तो वो दिन कैसे बनाएं? हम नहीं जानते, आगे बात करेंगे। भाई सुपरवाइजर ने बोला है, भगवान ने बोला है। हाँ, मैं इसी पर चर्चा करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी ताजा रिसर्च करके आया हूँ। मुस्कुराते रहिए तभी रिसर्च हो पाएगा।
बिल्कुल, तो रिकॉर्ड होने देखिए, अच्छी बात है, ये पूरे समाज में जाना चाहिए। खुश रहना चाहिए। हाँ, ठीक है, खुश रहने के लिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ये आपको आपके क्लास में ही मिल रहा है। और मैं यही बता रहा हूं कि अगर आप खुश रह के रिसर्च नहीं करोगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं कर पाओगे, खुश नहीं। तो इतने चीजें हैं इसमें जो है, परफॉर्मेंस, निष्पादन कार्य या प्रदर्शन उच्च कोटि का होना चाहिए। रिलायबिलिटी, आप अपने रिसर्च के प्रति, अपने सुपरवाइजर के प्रति, अपने समाज के प्रति विश्वसनीय हैं, ठीक है, इनकी बातें उनको, उनकी बातें इनके, ऐसा नहीं। ड्यूरेबिलिटी, सहनशीलता, कितना भी आपको काम दिया जाए आप सहनशील होकर के धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। और क्या है, उपयोगी, कितने काम के हैं आप, जितने काम के आप अपने रिसर्च के नजदीक होंगे, जितने काम के लिए आप सुपरवाइजर के लिए होंगे, समाज के लिए होंगे, उतने ही आप क्वालिटी आप में झलकेगी। आगे क्या है, एस्थेटिक्स, ठीक है, आप अपने कार्य के प्रति कितना सुडौल है, सुंदर है, आकर्षक, या किसी टिकाऊ है, किसी कार्य को आप कितने, अब जैसे मैंने कहा है 3 दिन में आपको रिसर्च पेपर तैयार करना है, तो 3 दिन में रिसर्च पेपर तैयार करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है निबंध टाइप के, ऐसे टाइप का लिख के दे दिए। आपको रिसर्च पेपर के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए तब आप एस्थेटिक कहलाएंगे। नहीं, परफॉर्मेंस तो आपका उच्च कोटि का है कि 1.5 दिन में दे दिया, मैंने 3 दिन में मांगा था, लेकिन आप एस्थेटिक नहीं हुए। और 20 लोगों से आपने बोला होगा कि बहुत परेशान कर रहे हैं, 3 दिन में रिसर्च पेपर मांगे, यानी आप रिलायबिलिटी, ठीक है, सहनशील रहिए, कुछ भी काम मिले करते जाइए, किसी से मत बोलिए जब तक अवार्ड न हो। डिफिनीशन ऑफ क्वालिटी, देखिए, जैसा सोच वैसी परिभाषा, ठीक, जैसी सोच वैसी परिभाषा, यानी क्वालिटी। जो चीज आप चाह रहे हैं सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, उत्कृष्टता के आधार पे हम क्या देते हैं, पुअर, गुड, एवरेज, एक्सीलेंट, ठीक है। अगर हम कहें कि इस मोबाइल के प्रति या इस किताब के प्रति आपको कुछ पॉइंट्स के आधार आपको बताने हैं, तो आप टिक करो ये मेरे लिए अच्छा है, तो सबका एक नहीं आएगा, क्योंकि क्वालिटी जो है इंडिविजुअल, सबका अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन, व्यक्तिगत सोच, और वो सोच कहां से डेवलप हो रहा है, अभी पीछे हमने बात किया था, नीड्स के आधार पे, रिक्वायरमेंट के आधार पे, बहुत सारी चीजें उसके आधार। प्रोडक्ट बेस्ड डिफिनीशन क्या है, क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, उत्पाद में कितनी मात्रा में उसके गुण मौजूद है। जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, मिनरल वाटर पीते हो, मिनरल वाटर में लिखा हुआ है इतना ये चीज तो है उसमें, जैसे आपको मैंने रिसर्चर पास हो गए, कोर्स वर्क हो गया, आप पास हो गए, तो हम ये मान के चले ना कि आप में रिसर्चर के सारे गुण आ गए हैं, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो एक भी गुण नहीं मिला, तो आप वहां क्वालिटी आपकी मिसमैच कर रही है। यूजर बेस्ड डिफिनीशन, ठीक, जितना आप किसी उपभोक्ता के लिए उसके नीड्स पर, अपेक्षा पर खरा उतरते हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें क्वालिटी है। तो देखिए, कई आधार पर जो है, वैल्यू बेस्ड में क्वालिटी प्राइस,
अगर क्वालिटी है तो हम अभी किसी ने बोला कि बजट के आधार पे, तो हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारा इसमें इस प्रोडक्ट में बहुत सारा फीचर्स है, लेकिन हमारे बजट के अनुरूप नहीं है। लेकिन हम जब देखते हैं कि क्वालिटी भी है और हमारे बजट के, तो उसको कहते हैं ये बहुत बड़ा सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, इसमें फीचर्स भी है, ये ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड डिफिनीशन, ठीक है, जो निर्माण के आधार पे सही हो, और निर्माण के आधार पे हमको, जैसे मान लीजिए हमको कहीं ले जाना है, जैसे लैपटॉप इतना बड़ा, आईपैड आया, फिर पहले हम लोग पीपीटी से पढ़ते थे, आज क्या आ गया, कंप्यूटर बेस्ड टीवी आ गया। अभी मेरे को भी आज ये नया मिला है, अभी इसके पहले बताया गया था किसी को नहीं मिला है, ठीक है, तो मेरे लिए तो और आसान हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है क्वालिटी को इंप्रूव करती है, यही क्वालिटी। तो ये सब बताने का मेरा तात्पर्य क्या था कि यही सब आप में जो है आना। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। ये तो भूमिका जिसके इर्द गिर्द आपको काम करना है, और वो चीज अगर आप में रहेगा तो आगे चल के आप गुड रिसर्चर के रूप में ख्याति प्राप्त करेंगे इस अनुसंधान की दुनिया में, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को गुड रिसर्च की बात करना है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज रिसर्च। तो इतने दिन आपने पढ़ा, कोई हमको बताया व्हाट इज रिसर्च, आपके हिसाब से क्या है रिसर्च? एक तो परिभाषा लिखा हुआ है, एक तो परिभाषा लिखा हुआ है। सर रिसर्च इज व्हाट यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग। अच्छा, ठीक। और नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए और पुराना ज्ञान उसके परिमार्जन के जो प्रयास किया जाता है वो रिसर्च कहलाता है, ठीक। नए नॉलेज को खोजना और पुराने को बदल देना, उपयोगिता क्या है, ऐसे ही नहीं बदल देना, मैं बदलूं, ठीक है, मेरा चित्र सुधार करना है, पढ़ने लगे रहना, ठीक। देखिए, कुल मिलाकर के आपके माइंड में रिसर्च का कॉन्सेप्ट और 2-3-4 डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा देना है। एक जो है एम वर्मा जी का डेफिनेशन के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ रिसर्च की क्वालिटीज को दिखाया है। क्या है? रिसर्च में भी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक, एक चीज क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं, कैसा, ऑब्जेक्टिव। आप किसी दूसरे के आधार पे अपने एनालिसिस को बदलेंगे नहीं। जैसे हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं और आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, तो जबरदस्ती एनालिसिस करके उसको क्या करा रहे हैं, सेलेक्ट करा रहे हैं, प्रूव करा रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस वे में जा रहा है विस वे में, और ये कब प्राप्त करेंगे, जब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके सारी परिस्थितियों को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ताकि आपके ऑब्जर्वेशन को कोई डिस्टर्ब न करे, ठीक। जैसे बच्चे के इंटेलिजेंस को आप चेक करने जा रहे हो और उस स्कूल में गए जहां पर गली से डीजे गुजर रहा है और खूब शोर शराबा हो रहा है, और वहां पर आप इंटेलिजेंस की चेकिंग करेंगे तो क्या होगा, क्या ये कंट्रोल्ड होगा, बच्चा जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, रियल रिजल्ट नहीं। दैट मे बी लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। ये रिसर्च का सबसे मस्ट आउटपुट होता है कि आपके रिसर्च का कितना सामान्यीकरण हुआ। जितना जनरलाइजेशन आपके रिसर्च का होगा उतना ही आपका रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव।
जैसे आपने कोई सैंपल पे आप रिसर्च करते हो, जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? सैंपल पर किया गया रिसर्च पॉपुलेशन को लागू होगा, अधिक से जितना लागू होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका माना जाएगा। तो मेरे आधार पे ये परिभाषा जो है रिसर्च की काफी चीजों को उजागर करती है। सही हूं मैं? और मैंने नीचे एक जो है चित्र लगाया हुआ है, यही रिसर्च है। समझ में आया क्या रिसर्च है? इस पूरे जो है दिव्य संसार में, अचंभित संसार में से उपयोगी चीजों को निकाल लेना और समाज को उससे लाभान्वित करना ही क्या है? यही रिसर्च। तो एक दुनिया है जिस दुनिया में से हम सारे रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं। अब उद्घाटित करने के लिए आप बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हो, फिलॉसफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है? बहुत सारे रिसर्च को आप रिसर्च मेथड को यूज करके आप इस रहस्यमय दुनिया से चीजों को निकालते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं या इस रिसर्च में जितने लोग बात किए हैं और बात करेंगे, वह इसी रिसर्च का परिणाम है कि इसके पहले विशेषज्ञों ने इस रिसर्च की बात की, इस रहस्य को जाना और रिसर्च को पांडुलिपियों के माध्यम से प्रस्तुत किया और जिसको पढ़ पढ़ के हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं ताकि हम लोग भी समाज के लिए कुछ उपयोगी चीज निकाल सकें। ओके, तो व्हाट इज रिसर्च? क्लियर? रिसर्च को और हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं। रिसर्च स्केलेटन, मैं इसको नाम दे रहा हूं, अनुसंधान का कंकाल, जिसको हम अपने अनुभव के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा इसको जो है सुसज्जित करेंगे। और जितना आप इसको सुसज्जित करोगे उतना ही आप गुड रिसर्चर कहलाओगे। आपके गुड रिसर्चर का जो क्राइटेरिया क्या है? आप अच्छा ड्राइंग बनाते हो उसका हमसे मतलब नहीं, आप अच्छा और भी साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, उससे मतलब नहीं। हमें किससे मतलब? जब कब हम आपको गुड रिसर्चर बोलेंगे? जब आप इन नॉर्म्स को अच्छे से डील करो। आप समझ रहे हो कि आपके गुड रिसर्चर की क्वालिटी किस पर निर्धारित होगी? जितना आप इस रिसर्च स्केलेटन के हर एक अंगों को सुसज्जित करेंगे। पहला क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम आपको गुड रिसर्च कब बोलेंगे? जब आप एक बेहतरीन अच्छा सा प्रॉब्लम देते हैं, तब हम कहेंगे कि आप गुड रिसर्च, आप जो टॉपिक लेके आए हो इस पर तो काम हुआ है, वेरी वेरी गुड रिसर्च। ओके, रिव्यू लिटरेचर। देखिए, एक होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एक होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड। जब हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होता है, हम प्रॉब्लम तलाश करते हैं, तो हमारा एरिया बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं? ठीक है। और जैसे ही प्रॉब्लम मिल जाता तब क्या हो जाता है? रिलेटेड। ओके, तो जितना अच्छा ये करेंगे, अब इसमें आपके गुड रिसर्चर, यहां से आपका सुपरवाइजर और आप में थोड़ा सा आप अपने सुपरवाइजर की नजर में अच्छे बन सकते हैं जब आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर बहुत अच्छा कर दिया करेंगे कि ये देखिए मैम सर इस टॉपिक पर तो काम हुआ ही नहीं, और हुआ भी है तो इस डायमेंशन पे नहीं हुआ, इस साइकोलॉजिकल ट्रेट्स पे नहीं हुआ।
तो यहां आपकी क्वालिटी दिखती है। फिर क्या है, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। कितने अच्छे से आपने ऑब्जेक्टिव तय किए जो एकदम क्लियर है। एक आम इंसान भी आपके रिसर्च को, आपके सिनॉप्सिस को देख करके ये कह सकता है कि हाँ ये क्या करने वाला है। और जितनी अच्छी ऑब्जेक्टिव आपकी होगी उतनी अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होगा और उतना ही अच्छा क्या होगा, हाइपोथेसिस। क्लियर, साफ साफ। जब आप आरडीसी में अपने सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन करेंगे यही मुद्दा सामने आता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, रोक दिया जाता है इंट्रोडक्शन आप नहीं, आप बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या हाइपोथेसिस आप बनाएंगे। तो जितना अच्छे से आप जस्टिफाई कर लो उतना ही अच्छा आप रिसर्चर कहलाओगे। देखिए रिसर्च में जस्टिफाई मायने रखता है। आप इस मोबाइल को 20,000 का रुपए का मोबाइल नहीं साबित कर सकते हो, 50,000 रुपए का मोबाइल साबित कर सकते हो, बस जस्टिफाई करते हो। रिसर्च झूठ और सत्य पर विश्वास ये नहीं है, आप उसको कितने बेहतर तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। और जस्टिफाई के लिए हमें, ठीक है, जितना इसके करीब रहेंगे, जितनी इसकी दुनिया में रहेंगे, जितना इसका ब्रॉड स्टेटमेंट लेंगे उतना ही आप जो हर चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। हर जगह चूजिंग द स्टडी डिजाइन, आपने ये डिजाइन क्यों लिया, 4 रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर बता दें। सिंगर 2005 में सर ऐसा रिसर्च करने पर उन्होंने लिया था। सिन्हा ने सर 2015 में रिसर्च किया, ऐसा रिसर्च किया था, ऐसे ही डिजाइन लिया था। जस्टिफाई कर दिया, कहने से नहीं कि सर मेरा मन था, मेरे बगल वाले मेरा मित्र ऐसे ही लगा रहा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी छाप दिया। ठीक है, जस्टिफाई। आगे डिसाइडिंग ऑन द सैंपल डिजाइन। इतना ही सैंपल क्यों लिया, और लेना चाहिए था। कैसे आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है हमें बताइए, कैसे आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, गुड सैंपल होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कैसे आप प्रूव करोगे। तो वहां पर अगर आपने बता दिया तो यार यू आर ए गुड रिसर्च, सुपरवाइजर भी बोलेंगे ओह भाग्य जो आप हमें। ठीक, कलेक्टिंग डेटा, यहां बहुत फालसी होती है। आप मत कीजिए, आपका अगर सैंपल टीचर्स हैं तो टीचर्स कितने क्वेश्चनर होते हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन आप टीचर्स को मिलिए, उनसे आज्ञा लेकर के उनको अपने क्वेश्चनर दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। आप अपने से कोई फालसी नहीं करना है, कोई गलती नहीं। तो आपका सही सैंपल पर ही आपका डेटा आना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। जब आपके पास डेटा आ गया तो डेटा का नेचर मालूम हो गया, डेटा के नेचर के आधार पर ही आप एनालाइज कीजिए, अपने से नहीं। अपने से ये नहीं कि सर टी टेस्ट लगा रहे थे तो थोड़ा मजा आया तो ये टेस्ट भी लगा अच्छा लगा, ऐसा जो। और सर नॉन पैरामेट्रिक जो है कठिन लग रहा था तो पैरामेट्रिक लगा, ऐसा नहीं। जो डेटा का नेचर है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आप अपने से नहीं चलेंगे। क्योंकि जैसे ही अपने से आप चलेंगे आप क्वालिटी के दूर होते चलेंगे, और क्वालिटी के जैसे ही दूर होते चले जाएंगे सुपरवाइजर की नजरों से भी आप दूर होते चले जाएंगे। भाई सुपरवाइजर के साथ आपका संबंध रिलेशन इतना बना के रखो कि वो कहे कि उसके आने की खबर जब पहुंचे
उसके खुशबू से सारा घर महके। ये नहीं कि उसके जैसे ही वो फोन किया, अरे बाप रे इसका फोन आ गया, पंप पकड़ा, काम नहीं करता, एक काम नहीं करता, ऐसा रिलेशन। फिर वही बात सामान्यीकरण, हमने बताया था कि आपका रिसर्च, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हर एक स्टेप पर आप अपने क्वालिटी दिखाएंगे तो निश्चित ही आपके रिसर्च का जनरेशन उच्च होगा। ओके, फिर राइटिंग द रिपोर्ट। देखिए ये बहुत मस्ट होता है। देखिए हमने कोई खोज किया है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, 10 लोगों से बोलूंगा मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन कहीं ना पढ़ाऊं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं तो पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, लेकिन कहीं ना पढ़ाऊं तो क्या प्रूव हो पाएगा? आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा आया है, आपका निष्कर्ष बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है रिसर्च का, लेकिन अगर वो अच्छे जर्नल्स में प्रकाशित न हो, उसकी अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग ना हो, तो कोई मतलब है उसका? नहीं। तो उसको कोशिश भी कीजिए कि जब आपका रिसर्च पेपर कोई अच्छे से आपने तैयार किया है तो अच्छे जर्नल्स में उसको प्रकाशित हो। जब आपकी थीसिस तैयार हो तो थीसिस के बाद में उसको बुक फॉर्म में लाइए और अच्छे प्रकाशक से उसको प्रकाशित कराइए, ताकि वो समाज में जाए, उसको लोग पढ़ें और उससे लोग लाभान्वित, क्योंकि आपने उस पर अपना जीवन के 3 साल मिनिमम और मैक्सिमम 6 साल जो है खर्च किए हुए, और उस दौरान आपने क्या क्या झेला होगा। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं और सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे कैसे हो, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, तो आप ये समय दे रहे हो तो उसमें आपकी चीजें अच्छी आनी चाहिए। स्टेप्स ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस, वो तो रिसर्च का स्टेप था, अभी उसको आप बाद में जियोगे, अभी 6 महीना में इसको जीना है, क्योंकि इसको जब आप इसमें आप क्वालिटी नहीं दिखाओगे तो आगे का रास्ता क्या हो जाएगा? ब्रेक। ठीक है, तो यहां पर भी अपने क्वालिटी को दिखाना है। क्या है स्टेप्स ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस? इंट्रोडक्शन, द रिसर्च थीम। ठीक, आप किस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं वो उसका इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, और उस इंट्रोडक्शन देने में ही आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए चर्चा आगे कोई विषय विशेषज्ञ करेंगे। यहां पर चूंकि हम करने लगेंगे तो फिर मेन मुद्दे पर नहीं आ, ठीक है, तो वहां पर वो चीजें ध्यान देनी है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, जो स्टडी आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो उसका बैकग्राउंड, मतलब उसमें कितना काम हुआ है और कितना होने को बाकी है, ये सब उसमें होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दे रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिससे पढ़ते ही मालूम हो जाए कि आगे आप क्या करने वाले हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज स्टडी, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, उसके आधार पर हाइपोथेसिस, तर्क के आधार पर हाइपोथेसिस रैशनल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम ये देखें और वो उसका ऑब्जेक्टिव से आपकी कोई रिलेशन है ही नहीं। तो पहला तो शर्त यही है कि आपका जो हाइपोथेसिस है आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, यही रैशनल है। बाकी उसमें बहुत चीजें हैं जिसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। स्टडी डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं आरडीसी कि आप अपने रिसर्च की डिजाइन बताइए, क्या क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज करोगे, कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करोगे, ये सारी चीजें आपको यहां पर बताना है। डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, कैसे आप डेटा को एनालाइज करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करेंगे, सब आपको अपने सिनॉप्सिस में बताना पड़ता है कि हम ऐसे
करेंगे। ये होगा सिनॉप्सिस का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, बात की चीज, ऐसा करेंगे, ये होगा, ऐसा किया जाएगा, ये मेथड यूज किया जाएगा, ये नहीं यूज करेंगे। क्या करेंगे? अभी तो आरडीसी आपका हो रहा है, क्या करेंगे? अभी हमने आपको दिया क्या आज्ञा? आप तो अभी अपना प्रपोजल लेके आ रहे हो, अभी हम उसमें हो सकता है सुधार करें। आप जो लिख के आए नहीं करेंगे, आपको करना ही है कि नहीं? और एक टेंटेटिव चैप्टर इसकी आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि आपका जो है, जब ये हमारी सिनॉप्सिस प्रूव्ड हो जाएगी तो हम थीसिस में क्या क्या चैप्टर लेकर के कैसे वो भी बताना है। और लास्ट में आप इस सिनॉप्सिस को बनाने में किन किन महापुरुषों के ग्रंथों से आप प्रभावित हुए वो सारा लिस्ट देना। ओके? तो मेरा ये दोनों रिसर्च स्केलेटन और स्टेप ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस दोनों बताने का तात्पर्य यही था कि हम हमारी जो क्वालिटी निर्धारित होगी वो इन्हीं स्टेप के आधार पर, जहां हम यहाँ पर उसके एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्वालिटी भी क्या होगा, एक्सीलेंट, और हम भी क्या कहलाएंगे, एक्सीलेंट रिसर्चर। और जैसे जैसे इससे दूर भागते जाएंगे, जैसे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में सुपरवाइजर ने कहा कि हमें जो है 2015 के बाद का ही रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर चाहिए, और आप जो है 1968 1976 का लेने जा रहे हैं, तो आप क्वालिटी के दूर जा रहे हैं, तो आप गुड रिसर्चर अपने सुपरवाइजर की नजर में नहीं होंगे और आपका रिसर्च तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि सुपरवाइजर एंड रिसर्च ही आपके गुड रिसर्चर का सबूत देंगे। ठीक है? रिसर्च के दौरान आपका सुपरवाइजर आपको बताएगा कि आप गुड कैसे बनोगे, और जब आपकी थीसिस मार्केट में आ जाएगी बुक फार्म में, तब पढ़ करके हम जैसे पाठक बताएंगे कि यार कानपुर में एक लड़का जो है बड़ा अच्छा रिसर्च किया है, गुड। 10 लोगों को बताएंगे वो रिसर्च वो पढ़ो, देखो कैसे थीसिस बनता है, जाओ लाइब्रेरी में देखो, ये साइट करो, ये तो दोनों चीजें हैं वहां। आगे हम लोग चलते हैं। गुड रिसर्च, अभी तो रिसर्च की बातें हो रही थी, अब गुड रिसर्च, तो गुड रिसर्च वही क्या है, बस इसको देखिए छूने से गुड रिसर्च क्या है? गुड रिसर्च, एक गुड रिसर्च स्टार्ट विथ, इसको हम लोग देख लेंगे, कोई नई चीज नहीं है। कैसे? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बाकी सारे स्टेप, करेक्टली रिकॉग्नाइज द रिलेवेंट फैक्टर्स, गैदर द राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइज द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, मेक द राइट। अगर हम जो चीज वास्तविक चीजें हमारे सामने आ रही है हमारे रिसर्च से संबंधित, अगर हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं और उसी के अनुरूप मेथड, स्टैटिक्स, प्रोसीजर सारा कुछ करते हुए अगर हम राइट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जो भी कंक्लूजन निकले वो राइट होगा। अगर ऊपर की चीजें राइट है तो लास्ट वाला भी राइट होगा, ये शर्त है रिसर्च। तभी हम उसको क्या बोलेंगे? गुड रिसर्च। और गुड रिसर्च के लिए जो है 4 पिलर, नहीं दिख रहा है 4 पिलर, चलिए उसको 4 पिलर में आपका रिसर्च सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है? रिसर्च क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए और रेप्लिकेबल होना चाहिए। ठीक है? रेप्लिकेबल और एम्पिरिकल होना चाहिए। और
क्या होना चाहिए, एस्थेटिक। ठीक है, ये चार चीजें जो है उसमें किसी भी रिसर्च में होना, सिस्टमैटिक, रेप्लिकेबल और इंपेरिकल और अगर हम इन चारों चीजों को देखें तो ये चारों चीजें साइंटिफिक मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड की विशेषता है। और गुड रिसर्च में अगर साइंटिफिक मेथड ना हो तो हम उसे गुड रिसर्च ही नहीं बोलेंगे। ये तो रिसर्च का शर्त है कि रिसर्च क्या होना चाहिए, साइंटिफिक, वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो। तो अगर हम साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं तो ये चार पिलर को हम फॉलो करते हैं, और चार पिलर को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा रिसर्च किधर चला जाता है, गुड रिसर्च। अब हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च। वही चीज है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। हम किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सिस्टमैटिक। हम वही रिसर्च के जो स्केलेटन है, रिसर्च के जो स्टेप है, उसी की बात कर रहे हैं। उसी में से हमको क्वालिटीज निकालनी है। तो क्वालिटीज ऑफ रिसर्च पहला क्या है, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक होना चाहिए, और ये गुड रिसर्च है ऑर्डरली एंड इज कंडक्ट इन सिस्टमैटिक वे। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन द साइंटिफिक। भाई विज्ञान की परिभाषा है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। और हम कह रहे हैं कि गुड रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का यूज होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। और सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, जो रिसर्च की स्टेज है, ये नहीं कि हाइपोथेसिस, हमारा मन किया देखें कि पेज में इतना हाइपोथेसिस के बाद जगह बाकी है तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ गया, वहां से उठा के इसको कर दिए, ठीक है। आधा पेज बाकी है तो बिब्लियोग्राफी उठा कर यहां कर दिए। नहीं, जब सिस्टमैटिक आप बोलते हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा बिब्लियोग्राफी कहां जाता है। ओके, चलिए आगे है बेस्ड ऑन प्रोफेशनल इश्यूज। देखिए आपका रिसर्च आप ही के प्रोफेशन को आगे बढ़ाए, उसी को उपयोगी बनाए, वो रिसर्च अच्छा होता है। जैसे आपने खोज निकाला कि इस शिक्षण विधि से अगर हम पढ़ें या इस शिक्षण विधि से अगर हम पढ़ाएं, जैसे आजकल ऑनलाइन टीचिंग मेथड बहुत पॉपुलर हुआ है, लेकिन उसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं। तो उस पर आपने रिसर्च करके उस डीमेरिट्स को दूर करते हुए एक नई टेक्निक डेवलप की, तो आपका प्रोफेशन क्या है, शिक्षा ही है, शिक्षक। तो आपने अपने प्रोफेशन के इश्यूज क्या है आज का, कि ऑनलाइन टीचिंग के डीमेरिट्स, बच्चों की आंखें कमजोर हो जा रही है, ठीक है, बच्चों को एक मुद्रा में बैठे बैठे, ठीक है, मिड रीड में प्रॉब्लम आ जा रहा है, तमाम चीजें। तो इस पर अगर आपने रिसर्च करके उन कमियों को दूर करते हुए कोई नई टेक्निक अगर बनाई है तो वो रिसर्च क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है बेस्ड ऑन प्रोफेशनल इश्यूज। ओके, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसी से, अब आप एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, इसमें 3 लोग हैं ना, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब आप जो है कबीर दास के दोहे पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इस स्ट्रीम के आधार पे प्रोफेशनल इश्यूज हुआ, बेस्ड ऑन प्रोफेशनल इश्यूज हुआ नहीं। आपको अपने ही प्रोफेशंस के इर्द गिर्द टॉपिक को सेलेक्ट करना है, तब आप वो गुड रिसर्च कहलाएगा। आगे इट इज क्लियरली डिफाइंड पर्पस। किसी भी रिसर्च की सुंदरता उसके उद्देश्य से निर्धारित।
क्योंकि उद्देश्य ही आगे चल के जो निष्कर्ष निकालेगा वही आम जनता के लिए, समाज के लिए क्या होगा, लाभदायक। तो इस उद्देश्य से ही मालूम हो जाएगा कि आपका रिसर्च किधर जाने वाला। तो आपके उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और इतना क्लियर होना चाहिए कि जो रिसर्च से संबंधित व्यक्ति नहीं है वो भी उसको समझे। ओके, आगे। गुड रिसर्च इज साउंड रिसर्च क्वेश्चन। वही कि जो रिसर्च क्वेश्चन है वो बिल्कुल साउंड करे कि वास्तव में आप अपने रिसर्च से किस क्वेश्चन के प्रश्न के उत्तर देना चाह रहे हैं, और उसके लिए रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए ये फाइनल कमिंग एट ऑल ने 2013 में फाइनल को याद रखिएगा। जब आप रिसर्च क्वेश्चन तैयार करने जा रहे हैं तो फाइनल को याद रखिएगा। और फाइनल क्या कहता है कि रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? यह मीन्स आई मीन्स इंटरेस्टिंग, एन मीन्स नोवेल, नोवेल मीन्स नया, नवीनता, इथिकल और रिलेटेड। ये आप ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस सबके लिए फाइनल से आप उसको तुलना करके उसको देखिए कि वास्तव में ये चीजें उसमें है कि नहीं। अगर इस नाम के अकॉर्डिंग अपने रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करते हो तो वह रिसर्च क्वेश्चन भी क्या होता है? गुड। और जब बीच में सब गुड रहेगा, गुड ऑब्जेक्टिव, गुड रिसर्च क्वेश्चन, गुड हाइपोथेसिस, गुड सैंपलिंग, तब गुड रिसर्च। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक्नॉलेज प्रीवियस रिसर्च ऑन द टॉपिक, वही रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आप एक्नॉलेज कीजिए कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं या जो ये रिसर्च है इसके पहले ये नहीं हुआ है, और जो मैं करने वाला हूं इससे एक नयापन, न्यू कंक्लूजन, न्यू नॉलेज सामने आएगा। ये आपको बताना पड़ेगा। और जितना आप एक्नॉलेज करोगे प्रीवियस रिसर्च को, उतना ही आपकी रिसर्च गुड रिसर्च की तरफ बढ़ेगी कि हाँ भाई इन्होंने 2015 में का भी रिव्यू किया, 2010 का भी किया, मतलब 15 सालों में, 10 सालों में इस टॉपिक पर और इस एरिया में काम हुआ ही नहीं, यानी ये गुड रिसर्च। ओके, आगे बाकी ये जो मैंने इसको एक्सप्लोर किया है तो आप समझ जा रहे हो ना, इसको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, उसी की बात मैं कर रहा हूं हिंदी में। Try to select first hand information। ये बहुत मायने रखता है आपकी रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, गुड रिसर्च कराने के लिए, कि आप जो है जो डेटा ले रहे हो वो फर्स्ट है। जैसे मैंने कहा मैं टीचर को बच्चों एक रिसर्च कर रहा हूं उनके क्रिएटिविटी को लेकर के, आप किस विद्यालय में पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूं। तो बेटा ये पेपर ले लो, अपने सर को दे देना और जो भर देंगे लेके चले जाना। बताइए ये फर्स्ट हैंड डेटा हुआ क्या? ठीक है, स्वयं जाकर के अपने सैंपल से स्वयं मिलिए, बैठकर उनसे बातें कीजिए। आगे क्वालिटी इसका भी बातें कीजिए और वहां से डेटा। और फर्स्ट जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी रिसोर्सेज बहुत बड़ा मायने रखता है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो करने वाले हैं, फिलोसॉफिकल रिसर्च जो करने वाले हैं, वो ये बात जान ले कि उसमें प्राइमरी डेटा
बहुत बड़ा मायने रखता है। जितना आप प्राइमरी डेटा करीब रहेंगे उतना ही अच्छा कंक्लूजन देंगे। लेकिन सर जनरली ये देखा गया है कि जब हमने टीचर्स को लिया है एज अ सब्जेक्ट, तो वो आप देखिए क्वेश्चन बनने में उतना इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपने कितने आप छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे, हम नहीं छोड़ दीजिए। है वो हम अपने में श्रद्धा रखेंगे, हम अपने में विश्वास रखेंगे, हम अपने काम ईमानदारी से करेंगे, हम क्वालिटी प्रूव्ड करेंगे, बाकी भगवान ठीक। हाँ, लेकिन हम अगर मिन्नत करें, विनती करें, ठीक है, तो एक न एक दिन वो हमारा जो सैंपल है, आदरणीय सैंपल जी, वो जरूर पिघले और भर के दे, ठीक है, जरूर। और क्योंकि मुझे ये मालूम है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है वो टीचर पे है, तो मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉजिकल इन प्रोसेस गाइडेड बाय लॉजिक, ठीक है। जो भी आप ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर रहे हो या रिसर्च के हर एक स्टेप में जा रहे हो, वो लॉजिकल होना चाहिए, और जो भी निर्देशित हो वो भी लॉजिकल होना चाहिए। अपने से आप अपने बुद्धि विवेक का उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपकी बुद्धि विवेक क्रिएटिविटी ज्यादा उफान मार रही है तो एक रिसर्च पेपर लिख लीजिए, लेकिन मेन रिसर्च में कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। ज्यादा अगर मतलब लग रहा है कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, तो उस पे एक अलग से रिसर्च पेपर लिख करके उसको प्रकाशित करवा दीजिए, ओके। लेकिन इसमें जो है लॉजिक में कोई छेड़छाड़ नहीं। सर ऐसे कर लूं तो अच्छा होगा, सर मैं मिक्स्ड हाइपोथेसिस बनाना चाह रहा हूं, तो मिक्स्ड में बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, मिक्स्ड हाइपोथेसिस भी बनता है, लेकिन वो मिक्स्ड 3, 4, 5 साल 6 साल मिक्स्ड ही रहोगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो तीनों स्टेप तो आपने पढ़ लिया होगा। वही चीजें हैं कि ए गुड एंड ए सक्सेसफुल रिसर्च emphasize on objective and logical लॉजिक को ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, लॉजिक का मतलब क्या है कि जो हमारे रिसर्च के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर हम उसमें अपना कुछ दे रहे हैं तो उसको जस्टिफाई, लेकिन किसी से बताना नहीं है कि हम लॉजिक के थोड़ा सा इधर जा रहे हैं, लेकिन हम जस्टिफाई कर देंगे तो वो भी लॉजिक माना जाता है, क्योंकि आपने तर्क अच्छा दिया कि मैं इस पर ही रिसर्च करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये नहीं हुआ है, इसने इस पर किया है, ये तो एकदम बिल्कुल नहीं किया है, ये इन्होंने इस पर किया है लेकिन ये छोड़ दिया है, इसलिए मैं जो करूंगा इससे जो निकल के आएगा ये बहुत बेहतरीन होगा इस समाज के लिए। ये तो जस्टिफाई, याद रखिएगा, जस्टिफाई। आप जो भी कर रहे हो जस्टिफाई। यूज सिस्टमैटिक एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, ठीक। आपने टॉपिक लिया है रूसो प्लेटो के शैक्षिक दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, और मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव सर्वे। मिलेंगे क्या रूसो जी? तो जो आपका टॉपिक, जो आपने टॉपिक निर्धारित किया है ना, वही सब कुछ बताएगा। इसीलिए कहा जाता है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रिसर्च का पहला स्टेप क्या है? समस्या। जैसे ही आप समस्या आपके सामने आ जाएगी, वही आपको सब बताएगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, कैसे आपको कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, कितना सब वही बताएगा। बस उसको थोड़ा समय तो दीजिए, उसको और पढ़िए, तो उस पर विचार तो कीजिए, चिंतन तो कीजिए, वो सब कुछ आपको बताएगा। तो जो मेथोडोलॉजी उसके लिए सुटेबल है उसी का यूज कीजिए, अपना दिमाग नहीं लगा। कंडक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये रिसर्च का जो कहा जाता है ना कि इंटरवल पीरियड। अभी तो आप लिखते पढ़ते थे,
यहाँ से आपको क्या करना है, काम करना है, फील्ड में जाना है। और फील्ड में जाने से पहले आपको ये निर्धारित कर लेना है कि फील्ड में जाके आप किससे मिलोगे, किससे मिलोगे, सैंपल से मिलोगे कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से मिलोगे। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है ये आपको सैंपलिंग में बताया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं क्या क्या पॉपुलेशन को पूरे से थोड़ा सा मेरा भाषा सरल होता है तो मैं बता दूं कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वह सैंपल है जिसमें पॉपुलेशन की झलक मौजूद है, ठीक है, उसकी झलक मौजूद, वही रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में आपने एक स्कूल से प्रति छठवां छात्र तो गए, प्रति छठवां छात्र को उठाया, प्रति छठवां छात्र अब्सेंट है, वो घर है, तो धीरे से कहते हैं 17वां वाला छठवां पर आ। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन आप जाएंगे, छठवां वाला आएगा तो उससे ही आप, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ठीक, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है रिसर्च में। रिसर्च इज ऑलवेज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना चाहिए, वो भी उसमें है। ऑनेस्ट तो पूरे मनुष्य को होना चाहिए। यूज एप्रोप्रिएट मेथड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक, अब डेटा कलेक्शन के लिए जो टूल्स आप यूज कर रहे हो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसका परिभाषा क्या है, मान लीजिए आप इंटेलिजेंस पर आप स्टडी कर रहे हो, क्रिएटिविटी पर स्टडी कर रहे हो, और एक टूल्स आपने देखा और वो टूल्स बना हुआ है 1938 का, अब वो यूज कर रहे हो, बताइए वो एप्रोप्रिएट हुआ? नहीं। ठीक, आप हाई स्कूल के बच्चों का बुद्धि के रिसर्च कर रहे हो, बुद्धि पर रिसर्च कर रहे हो, और टूल्स में आपके लिखा हुआ है कि ये जो है 21 साल के बाद के विद्यार्थियों के लिए वैलिड है, बताइए एप्रोप्रिएट हुआ? नहीं। तो टूल्स में वो नया होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, उसका एज लिमिट आपके रिसर्च के सैंपल के एज लिमिट के इर्द गिर्द हो और सटीक हो तो और अच्छा। ठीक, तो ये सारा चीज जो है आपको ध्यान देना है। We use valid and reliable data collection tools, वही चीजें थी। वहां पर हमको मेथड्स भी एक शब्द आया था। मेथड्स में क्या है, प्रोसीजर। जब आप डेटा कलेक्शन के लिए जाते हो तो क्या प्रोसीजर अपनाओगे? जैसे आपने किसी विद्यालय में एंट्री किया और तुरंत कक्ष संख्या 1 में पता चला कि हाई स्कूल वाले हैं, तुरंत गए वहां, तुरंत सर हमको 2 मिनट चाहिए। क्या जबरदस्ती चाहिए 2 मिनट? आपका प्रोसीजर क्या है? उस स्कूल में एंट्री करते हुए आप फर्स्ट किससे मिलोगे? प्रिंसिपल। परमिशन आप लेंगे, फिर आपको वो समय बताएंगे कि सर रेसेस के पहले जो है कोई हमारा पीरियड खाली नहीं है, आपको 5वीं घंटे में हम मौका देंगे, तो आपको इंतजार करना है। और अगर कोई प्रिंसिपल आपको परमिशन नहीं दिया तो बहुत सम्मानजनक अभिवादन करते हुए आप वहां से प्रस्थान करें। ये नहीं कि सर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, कल शाम तक आपके पास फोन जाएगा। नहीं, ये लिखना नहीं, लेकिन आप प्रोसीजर थोड़ा बताएंगे, पूरा कथा नहीं लिखना है, लेकिन आप ये तो लिखेंगे कि मैं विद्यार्थियों के पास ये डिस्ट्रीब्यूट किया, विद्यार्थियों को 15 मिनट का इस प्रश्नावली को भरने का समय दिया गया, फिर विद्यार्थी भरे और उसको वो चीजें, वो मैं आपको व्यवहारिक चीज, देखिए मैं सोच रहा हूँ आपको व्यवहारिक चीजें ज्यादा मैं वो जो है उस आधार बताऊं, बाकी जो सैद्धांतिक चीजें किताबों में आप पढ़िए।
और आगे भी पढ़ लीजिए, मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन चूंकि मैं नया नया हूँ, अभी नया नया रिसर्च किया हूँ, तो मैं नया नया चीजें जो है मार्केट में वही बता रहा हूं। वो चीजें जो है करना है। क्या है ये? तो क्या इसका मतलब क्या होता है? जो आप एनालिसिस कर रहे हो वो जितना पर्याप्त है उतना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है? जैसे आप अपने डेटा आपके पास आ गया, उसको एनालाइज कर रहे हो, तो एनालिसिस करते समय ये मालूम हुआ कि हमको केवल न्यूमेरिक टेबल दिखा करके इससे काम नहीं चलेगा। अगर इसका ग्राफ बना दें, बार डायग्राम बना दें, पाई डायग्राम बना दें, तो ये जो है अन्य रिसर्चर को, जो फ्यूचर रिसर्चर है, उसको फोकस करेगा और वो कोई भी इसको देखते ही जान जाएगा कि हाँ इतने परसेंट एवरेज है, इतने परसेंट गुड है, इतने परसेंट एक्सेल। ठीक है? तो जितनी पर्याप्तता है, जितनी पर्याप्तता आपका डेटा एनालिसिस मांग रहा है, वो सब कीजिए। ये नहीं कि बस दो ग्रुप लिए, दोनों ग्रुप का डेटा लिए, दोनों का तुलना करके टी टेस्ट निकाल के बता दिए कि ए का बुद्धि ज्यादा है, बी का कम हो गया रिसर्च। जबकि उसमें बहुत कुछ मांग सकता था। हो सकता था आर्थिक रूप से पिछड़े और उच्च विद्यार्थियों का भी हम बुद्धि का तुलना कर सकते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बुद्धि को ठीक है। तो जितनी संभावना है वो सब कुछ, अगर किसी रिसर्च में वो सारी चीजें आ रही है तो वह गुड रिसर्च कहा। ये तो बहुत जरूरी है। अगर धैर्य नहीं है तो रिसर्च नहीं। और जितना आपके पास धैर्य रहेगा उतना ही आप गुड रिसर्च के करीब पहुंचेंगे। आपको हर एक स्टेप पे, हर एक परिस्थिति पे, हर एक छमाही रिपोर्ट पे धैर्य रखना पड़ेगा। हर एक सिग्नेचर पर धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत उम्मीद के साथ बैग में पूरा लेकर रिपोर्ट सब कुछ चले कि आज सब साइन कर देंगे, लेकिन सर को पता चला कि आज लेक्चर लेने हैं, तो आप बहुत ही इत्मीनान से, धैर्य के साथ आप जो है वहां से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मन में चाहे जो भी हो, ठीक है, तब में आप जो है गुड क्वालिटी और गुड रिसर्च के करीब आप पहुंचेंगे। तो धैर्य का मतलब बहुत ही धैर्यशील होना चाहिए, और धैर्य का जो व्यवहारिक मतलब है कि अंदर चाहे जो भी हो बाहर नहीं आना। ठीक है, चलो आगे है रिसर्च, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड ओके। ये जो चार चीजें हैं, इसको जो है माला में पिरो करके पहन लीजिए, उतना ही सुख शांति आपके रिसर्च की दुनिया में रहेगा, आपके जीवन में। क्योंकि ये चीज नहीं है, इसी चीज के लिए 6 महीना के लिए कोर्स चल रहा है कि आप जब रिसर्च करने जाओ तो सारी चीजें आप जान लो, उसमें कोई दिक्कत। इंटरेस्ट, अब हमें नहीं लग रहा है कि यहां बिना इंटरेस्ट के लोग बैठे। वो अलग बात है कि कुछ लोग इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहे हैं जो कि एडेड में है, तो इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि एसोसिएट नहीं हो पाएंगे, इसलिए जबरदस्ती का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ठीक है, उनका भी स्वागत है। किसी तरह से इंटरेस्ट, नीड्स के आधार पर इंटरेस्ट जगा तो, लेकिन उस इंटरेस्ट को जगाए रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके हर एक कार्यों को लोग साइड करेंगे। अच्छा, सुदर्शन सर आए थे तो इनका थोड़ा सा देखा जाए थीसिस, तो 90 मिनट बहुत ऊपर नीचे करके गए हैं, देखें इनका जरा काम, इनके रिसर्च पेपर में क्वालिटी क्या है। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे आपके साइट होते जाएंगे।
साइटेशन आपका बढ़ता जाए। तो इसलिए काम जिसके लिए हम समय दे रहे हैं वो काम जो है बेहतर होना चाहिए। ओके, आगे है तो ये 4 चीजें, मोटिवेशन और मोटिवेशन दूसरे तो कर ही रहे हैं, और दूसरे कितना करते हैं आपको मोटिवेट आप अच्छी तरह जानते हो, इसलिए सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा ध्यान दो। ठीक, मोटिवेशन दूसरे तो इतना करते हैं कि वो उस वर्कशॉप में क्या जाओगे, वो तो बहुत बेकार, उसमें अच्छे एक्सपर्ट नहीं आएंगे, पता चला उस दिन सुबह 8 बजे सो बैठे जो हमको कह रहे हैं कि उस वर्कशॉप में नहीं जाना। तो सेल्फ मोटिवेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। करेज, ठीक है, इस पर भी आपको, करेज मतलब क्या होता है, तुमने ये नहीं किया, तुमको मैंने बोला था ना कि ऐसे हाइपोथेसिस बना के लाओ, हाँ कर ले, तुमको बोला था 6 बजे आना है, 5:30 बजे सब लोग बैठ गए, ठीक है सर आगे से 6 बजे शांत, बिल्कुल जितना शांत रहेंगे उतना उधर से आएगा अच्छी चीजें, और उधर से जो अच्छी चीजें आ रही उसमें जो बहुत अच्छी उसको हटा दीजिए, जो अच्छी है उसको ले लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी वाला नहीं लेना, तुम तो कर ही नहीं सकते, उसको हटा दीजिए, है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। गुड रिसर्च नॉलेज इट्स लिमिटेशन एंड प्रोवाइड सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च। ये अच्छी रिसर्च की विशेषता होती है कि हम कुछ अपने आने वाली पीढ़ी को भी छोड़कर जाएं। तो थीसिस में आपने देखा होगा भावी शोध हेतु सुझाव, ठीक है। तो गुड रिसर्च में ये भी होता है कि कुछ हम प्रश्न छोड़ के जाएं जिस पे लोग रिसर्च कर सकें, और लिमिटेशन लगा देंगे तो उस लिमिटेशन को तोड़ करके अन्य रिसर्चर जो है उसको आगे बढ़ाएंगे कि मेरा शोध इतने तक ही सीमित है, इस वेरिएबल पर मेरा शोध शिक्षकों तक ही सीमित है। तो अगला रिसर्चर जब मुझे साइट करेगा तो कहेगा कि इन्होंने तो शिक्षक पर किया है, तो मैं विधायकों पर करूं, मैं स्टूडेंट पर करूं, मैं प्रशासनिक अधिकारियों पर करूं, रिसर्च का एरिया बड़ा, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान देना है। गुड रिसर्च इथिकल, इथिक्स पर आपका पूरा एक लेक्चर चलेगा, होगा उसमें, और इसको बहुत ध्यान देना है। जिस रिसर्च में इथिक्स को क्या कहा जाता है, रिसर्च का सोल, आत्मा, और अगर आपकी आत्मा इधर उधर भटक रही है तो एक सॉफ्टवेयर आया जो आपको आत्मा शुद्ध कर देगा, नाम मालूम है, ठीक है, वो आपके आत्मा को शुद्ध कर देगा और बता देगा कि आपका रिसर्च क्या है, इतना % शुद्ध है और इतना % अशुद्ध है, और उसके बिना आपका रिसर्च जमा नहीं। फर्स्ट प्रोसेस है रिसर्च जमा करने का, फर्स्ट प्रोसेस है कि आपको प्लेजियम रिपोर्ट पहले लाना है कि मरीज ठीक ठाक है कि नहीं, तब हम आगे इसको बढ़ें। तो हॉनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, ईमानदार रहिए, प्राइवेसी को सुरक्षित रखिए, अपने भी, अगल बगल वाले का भी, सुपरवाइजर का भी, रिसर्च की दुनिया का। ये नहीं कि आप सुपरवाइजर से मिल के आए, एक सुपरवाइजर का दूसरे सुपरवाइजर, सारे सुपरवाइजर एक दूसरे के मित्र हैं, और वो जाके अरे आपका तो कल स्टूडेंट मिला था तो ऐसे अच्छा आने दो, इस बार 20 दिन में अगर साइंस का नहीं हुआ तो ठीक है। कॉन्फिडेंशियल ऑफ डेटा, डेटा आप जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश का आपने डेटा ले लिया उस स्कूल से, और रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश बुद्धि एवरेज से नीचे, और आपने 10 लोगों को बता दिया कि कल हम इस पब्लिक स्कूल में गए थे, वहां के 6वीं के विद्यार्थी सबकी बुद्धि क्या है, एवरेज से नीचे। तो आपने डेटा का क्या किया,
परमानेंट हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके फ्यूचरिस्टिक रिसर्चर का समापन भी ना हो, क्योंकि जैसे ही दूसरा क्वेश्चन इस में जो है आपके कॉलेज में बुद्धि पर, अरे भैया माफ कीजिएगा, एक लोग आए थे पूरा पेपर में निकलवा दिया। तो डेटा इसीलिए हम लोग क्या नाम नहीं देते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 ऐसे नाम, ये ध्यान चलो। हाँ, कम्युनिकेटेड वही चीज है कि जो कुछ आपने किया है, जो 3-4 साल का समय आपने अपने जीवन का रिसर्च में दिया है, उसको लोगों तक पहुंचाइए, उसको बुक फॉर्म में लाइए, विभिन्न जर्नल में प्रकाशित कीजिए, अपना जो है आजकल तमाम चीजें होती हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पर उसको बताइए या कोई वेबसाइट बनाकर उसको अपलोड कीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें, क्योंकि जब तक वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक वो अच्छा रिसर्च नहीं। ये तो रिसर्च की बातें हुई, गुड रिसर्च की, लेकिन गुड रिसर्च का सोल कौन है? जैसे लोग नीचे से ऊपर चलते हैं, हम ऊपर से आ रहे हैं। पहले मैंने क्वालिटी बताया, गुड रिसर्च तो सब लोग शांत थे कि हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन आप ही का रोल है। जब आप सही हो गए तो रिसर्च सही हो। ओके, तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। हु इज रिसर्चर? किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी भी विषय में ज्ञान, कला, कौशल के आधार पर अगर वह किसी भी विषय में नवीनता या किसी भी खोजे गए तथ्य को परिमार्जित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिसर्च। ये एक डिफिनेशन में इसको बांधा गया है, लेकिन दरअसल रिसर्चर तो सभी लोग। आप एक कपड़ा खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तब भी आप उसको छू कर देखते हो ये टमाटर सही नहीं है, ये है, लेकिन वो भी रिसर्च है, लेकिन रिसर्च का बहुत ही सामान्य परिभाषा है। लेकिन यहाँ पर हम एजुकेशनल रिसर्चर की बात करें तो एजुकेशनल रिसर्च मतलब अपने विषय से संबंधित विशेषज्ञता हासिल करने के लिए ज्ञान, कला, कौशल के द्वारा अगर कोई नवीनता का प्रसारण करता है, कोई नई चीज खोजता है या पुरानी चीजों को परिमार्जित करता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? और वैसे रिसर्चर की एक परिभाषा है कि जो अपने आगे डॉक्टरेट की डिग्री लगाने के लिए 3 साल में एक शोध ग्रंथ तैयार करता है, उसी को ये लिमिटेड परिभाषा है। लेकिन एक अच्छी परिभाषा यही है कि वो नवीन ज्ञान का खोज करे या पुराने ज्ञान को परिमार्जित करे, और आपका रिसर्च समाज के लिए उपयोगी हो। केवल आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आपके आगे डॉक्टरेट लग जाए, ये नहीं, आपका रिसर्च समाज के लिए भी उपयोगी। जल्दी से जल्दी हम लोग देख लेते हैं हु इज गुड रिसर्चर। बस गुड रिसर्चर को देख लीजिए, वही चीज लिख देना है। हमने गुड रिसर्चर को ही व्यापक रूप दे दिया है। ओके, क्या है गुड रिसर्चर? गिव क्वालिटी टाइम, ओ मीन्स ओरिजिनलिटी मैटर्स, जो भी आप मैटर से यूज कर रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। ओ मीन्स ऑब्टेन नॉलेज इन रिसर्च, रिसर्च की दुनिया से अधिक नॉलेज को गेन कीजिए। ओके, और क्या है? डेलिकेट फेयरली। व्हाट इज, क्या है मतलब इसका? बताइए, इसका क्या मतलब होता है? निष्पक्ष रहिए, ठीक है, किसी भी तथ्य के प्रति निष्पक्ष रहिए। ये नहीं कि 4 लोग बोल दिए कि नहीं ये ऐसे कर लो, ऐसे नहीं। जो रेशनल बोल रहा है, जो तर्क बोल रहा है, उसी के आधार पे चलना है। रिस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्सफुल, अपने कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहिए और रिसोर्सफुल रहिए। रिसोर्सफुल का मतलब है कि आप एक बैग ले लीजिए और बैग में रिसर्च के सारे पिन से लेकर के, पेंसिल से लेकर के
सब कुछ होना चाहिए, नहीं कि कब स्टेबलर करने का मैं इसको भी रिसोर्सफुल मानता हूं, भले भौतिक संसाधन में आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 पेज मिल गया, उसको स्टेबल करने भैया स्टेबलर रखे होगा, ये स्टेबलर रखे होगा, ये सारा कुछ आपके बैग में। और कभी भी आप सुपरवाइजर से मिलने जाइए या रिसर्च की दुनिया में लाइब्रेरी जाइए, कभी भी एक बुक ये कॉपी लेकर नहीं, आपका पूरा बैग ही आपका रिसोर्स है, वो बैग में हमेशा तैयारी होनी चाहिए। ओके, और क्या है, इथिकली साउंड बिहेवियर, नैतिक रूप से आप व्यवहार सभी के साथ कीजिए। लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरियन से भी अच्छे से व्यवहार कीजिए, तब वो आपको अच्छे बुक निकाल कर देगा या सजेस्ट करेगा कि अच्छा इस सर का किताब पढ़ रहे हो यार, सर ये वहां पे नहीं बताएगा नहीं आप, ठीक है। आप अपने जो है रिसर्च रिपोर्ट जमा करने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर भी अच्छे से व्यवहार कीजिए, तुरंत आपका रिपोर्ट जमा हो जाएगा, नहीं देखते अच्छा वहीं आ रहा है, इसको आ रहा है। जैसे आप काउंटर पे जाओगे, देखिए मैं बहुत ही व्यवहारिक बात बता रहा हूं, ये आगे आप जो है इसको करने वाले, इसलिए आप गुड रिसर्चर जो है बनिए। यस पार्ट, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमेशा नई नई चीजों से पूछिए, बताइए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक्सरसाइज क्या है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो ना, कोई इसमें नई चीज तो बताने लायक है नहीं, थोड़ा समय कम है, इसके आगे मैं चलता हूं। इसको आप लोग पिक्चर ले लीजिए, क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च। देखिए ये आपके पास होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके कोर्स वर्क में अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको लिखना पड़ेगा। आज जिस टॉपिक मैंने बात किया है वो आपके कोर्स वर्क की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिसर्चर, जनरल क्वालिटीज और स्पेसिफिक क्वालिटी। जनरल क्वालिटी में क्या है, साइंटिफिक माइंड, एटीट्यूड एंड सॉल्यूशन। हमेशा किसी भी मुद्दे पर वैज्ञानिक सोच, अफरा तफरी वाली सोच नहीं, एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि आप रिसर्चर हो और बहुत सौभाग्यशाली हो कि रिसर्चर हो, सब लोग रिसर्चर नहीं बने, तो उस चीज को समझिए। सीकर ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, ठीक है, साधक बनिए किसके, ज्ञान और जानने के प्रति, उसके प्रति साधक बनिए। जितना साधक बनेंगे उतना आप साधना करेंगे, और जितनी साधना करेंगे उतना रिसर्च के ज्ञान से आप परिपूर्ण होंगे। ये सारे क्विक पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी फॉर एक्सप्लेनिंग। तुरंत सुपरवाइजर ने बोला ऐसे ऐसे कर लोगे, हाँ तो ऐसे कर लेंगे, और इसके बाद ये करना है ऐसे, अच्छा गुड, आगे कर लेंगे, ठीक है निकलो। अब वो बताया कि नहीं ऐसे कर लो, ऐसे सर अगवा ऐसे, ठीक है। ट्रेंड एंड एजुकेटेड, किसी भी मुद्दे, जैसे आपका लिमिटेशन हो गया ना, आपका टॉपिक सब निर्धारित हो गया ना, तो आप उसमें ट्रेंड हुए, एजुकेट हुए अपने टॉपिक के प्रति। जैसे आपने सृजनात्मकता की सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए। बुद्धि पर कर रहे हैं तो उस बुद्धि के हर एक चीजों का आपका नॉलेज होना चाहिए। जो भी विषय, रूसो प्लेटो की फिलॉसफी पे कर रहे हैं उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि रिसर्च का ही हम बस इतना तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं, पूरा नॉलेज। क्योंकि आप जब डॉक्टरेट की डिग्री लोगे तो उसके बाद आप एक विषय विशेषज्ञ बन जाओगे, आपको इनवाइट किया जाएगा, अच्छा इन्होंने प्लेटो और रूसो का तुलनात्मक अध्ययन किया है, तो इनको इस पर विषय पर बोलने के लिए इनवाइट किया। और क्वालिटी ऑफ पेशेंस, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो ये सारी। और स्पेसिफिक क्वालिटी, देखिए नॉलेज किससे संबंधित, सब्जेक्ट और इससे संबंधित सारी कुछ जो है होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, एक झलक इस पर भी देख लेते हैं। क्वालिटी ऑफ ए गुड रिसर्चर, फिजिकल क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर, क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर, मेंटल एबिलिटी, मेंटल क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर। ओके, चलिए देखिए इमोशनल क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर,
इथिकल क्वालिटी ऑफ ए गुड रिसर्चर, ये सारी चीजें आपको होना चाहिए, तभी आप गुड रिसर्च कर पाएंगे। और रिसर्चर सुपरवाइजर रिलेशनशिप, इसका फोटो लीजिए और समझते रहिएगा, समझ आ जाएगा तो हमें भी बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया है कि कौन खतरा वाला लाइन है और कहां पर आप अच्छे कर सकते हो। ठीक, तो हम ये मान के चलते हैं कि आज हमने 90 मिनट में आपको रिसर्चर से गुड रिसर्चर की तरफ बढ़ाने के लिए मैं जो प्रयास किया हूं वो सफल है, इसलिए मैं जाते जाते ये बोल रहा हूं, थैंक यू गुड रिसर्च। और जब मैं किसी भी क्लास से विदा लेता हूं तो मैं अपना ही लिखा 2 लाइन जरूर बोलता हूं, यदि मेरी बस में होता तो इस कलम से तेरी तकदीर लिख देता, शिक्षाए सल्तनत की सारी जागीर लिख देता, हैरान होके खुदा भी पूछता कि तू कौन है रे उस्ताद, सर झुका के बस मैं यही कहता, मैं एक शिक्षक उस्ताद में।